Dear students, today we are going to start the numerical portion of the fourth unit. And first numerical is the magnetic field through a circular loop of wire 12 centimeter in radius and 8.5 ohm resistance change with the time as shown in the figure. तो ये जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस, चलो मैं इसको रेडियस को स्मॉल आर से लिख देता हूँ, रेडियस, रेजिस्टेंस इज गिवन 8.5 ओम. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. प्लॉट इज एज शोन इन द फिगर. तो ये जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो गिवन है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एंड दिस इज टाइम इन सेकंड. तो दिस इज 1 टेस्ला at time 2 second, 0 second, 4 second and this is 6 second. तो अब इसमें ये जो रेडियस गिवन है, इस रेडियस से अगर हमने एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.52 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. तो ये एरिया आप पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेना. मैंने ये डायरेक्ट देख के लिखा है इसको, 4.52 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. अब इसके अंदर करंट निकालना है. ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होती है? -d∅/dt के बराबर होती है. हेलो हेलो, हाँ नहीं अभी शुरू किया, बाद में मैं आधे घंटे पौने घंटे बाद कॉल करूँगा. बना रहा हूँ अभी मैं. तो ये ईएमएफ है -d∅/dt. तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? E/R के बराबर हो जाएगा. तो -d∅/dt डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? B इंटू ए. एक्चुअल में ये होता है B.A के बराबर और वो बन जाएगा BA cos थीटा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 0 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर दे रखा है. उसके परपेंडिकुलर देने की वजह से जो एरिया या एरिया के जो प्लेन बनता है उसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा. इसलिए ये मैं सिर्फ BA लिखता हूँ यहाँ पर. तो एरिया ऑफ कॉइल इज नॉट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो कांस्टेंट रहेगा. B इज वेरिएबल. B का मैग्नीट्यूड 0 से 2 सेकंड तक बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर दोबारा से घटता है. तो ये करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -φ की जगह जब BA लिखोगे, एरिया तो कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा सिर्फ dB/dt एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. तो अब हम क्या करते हैं, एक बार तो करंट निकालते हैं 0 to 2 सेकंड, फिर निकालेंगे करंट 2 to 4 सेकंड और फिर निकालेंगे 4 to 6 सेकंड. तो t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकंड. आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a डिवाइडेड बाई r एंड dB/dt. तो एरिया 4.52 इंटू 10⁻⁻², रेजिस्टेंस 8.5 फिक्स्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ? 0 से लेके 2 सेकंड तक ये 1 चेंज हुआ, तो 1/2. और ये सामने माइनस था तो वो माइनस. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस का 2.66 मिली एम्पेयर. 10⁻³ मल्टीप्लाई आएगा इसके साथ, तो डायरेक्टली मिली एम्पेयर. तो आई की वैल्यू ये आ गई 0 to 2 सेकंड. जब टाइम 2 to 4 सेकंड में आप निकालोगे तो 2 से लेके 4 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dB/dt की वैल्यू उसमें क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उस पर्टिकुलर टाइम में I की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. और फिर है t = 4 to
2.6 सेकंड। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा 1 से 0 बन गया, तो I की वैल्यू और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 से 1 बना था, यहाँ पर 1 से 0 बन गया, तो सिर्फ जो ये वैल्यू आई है इसी का पॉजिटिव आ जाएगा 2.66 मिली एम्पेयर, बाकी सेम फार्मूला लगेगा। तो इसको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो इसको ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से 2 सेकंड में करंट की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस 2.66 मिली एम्पेयर, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 सेकंड, ये 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड करंट क्या है, 0 एम्पेयर है, 4 से 6 सेकंड करंट क्या है, प्लस का 2.66 मिली एम्पेयर। तो दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एंड दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड तक तो माइनस 2.66 मिली एम्पेयर, 2 से 4 सेकंड तक 0 एम्पेयर, 4 to 6 सेकंड तक 2.66 मिली एम्पेयर। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ऐसे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now question number 2. A railway track running north south has parallel rail 1.0 meter apart. Calculate the EMF induced between the rails when train passes at a speed of 90 km per hour. Horizontal component of earth magnetic field at that place is 0.3 into 10 raised to power minus 4 Tesla and angle of dip is 60 degree. तो एक रेलवे ट्रैक है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और वो 1.0 मीटर अपार्ट है, मतलब उन दोनों के बीच का गैप 1.0 मीटर है। तो रेलवे का जो एक्सल है उसकी लंबाई क्या बन गई, 1.0 मीटर। लेंथ ऑफ द एक्सल 1.0 मीटर। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है बिटवीन द रेल्स व्हेन ट्रेन पास एट ए स्पीड ऑफ ट्रेन दे दी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 टेस्ला। एंगल ऑफ डिप गिवन है 60 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप। तो इस वर्टिकल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज वी। तो कोई भी रेलवे का एक्सल अर्थ के कौन से मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, वर्टिकल को काटेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चलता है, और वर्टिकल ऐसे खड़ा होगा तो वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, H tan डेल्टा। तो H गिवन है 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 और डेल्टा की जगह रख दो tan 60 डिग्री। तो ये V आ गया। अब ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में लेंथ इंटू में वेलोसिटी ऑफ द लिंक। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसकी जगह रखोगे 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ये है 1060, तो 1060 की वैल्यू होती है √3। लिंक की लंबाई है 1 और वेलोसिटी अभी निकाली है 90 किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करके 25। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वोल्ट। इतनी ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस होगी। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील विद 8 metallic spokes, each 50 centimeter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of earth magnetic field.
तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसके नॉर्मल में ये चलता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.4 जी, तो अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.4 जी है। एंड एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील, हाउ इज ईएमएफ इफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्पोक इज इंक्रीज्ड। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है ए व्हील विद 8 मेटेलिक स्पोक्स। नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 8। तो ये मान लिया व्हील का एक्सल है, ये रिम है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ स्पोक्स है। ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हर एक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट 120 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट इन ए प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये काटेगा। अब अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है 0.4 और ये लिखा है जी। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, तो दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, और इसके साथ ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप। यहाँ पे अगर एच निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? आर कोस डेल्टा। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल है, ये चलता है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में कोस 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सल। ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 BL² ओमेगा। इतना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर, रोटेशनल के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो B पता है हमें, L पता है। B का मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा हम निकाल लेते हैं। ओमेगा को कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2πn/60। तो ये आ जाएगा 2π इंटू में n की जगह 120 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 60 से ये गया 2, तो 4π रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी। तो बी का मतलब है ये वो कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हील। तो ये है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में कोस 60। बी की वैल्यू रख दी। एल का मतलब लेंथ ऑफ लिंक, तो ये 0.5 मीटर बन जाएगा इसका स्क्वायर, इंटू में ओमेगा का मतलब 4π। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.14 इंटू 10⁻⁻⁵ वोल्ट। इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी एक लिंक में। अब अगर ये नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा? तो देखो इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट भी एक ही लिंक है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। और पैरेलल में नंबर ऑफ लिंक्स आप कितने भी ले लो, सबके अक्रॉस क्या चीज सेम होती है? इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है सबके अक्रॉस सेम होता है। तो ये सारे पैरेलल में है, सबका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए सबके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड सेम होगी, चाहे नंबर ऑफ स्पोक्स 1 है चाहे नंबर ऑफ स्पोक्स इनफाइनाइट तक कितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, जस्ट ए मिनट,
Okay. A large circular coil of radius r and a small circular coil of radius small r are put in vicinity of each other. If coefficient of mutual inductance of this pair equal to 1 millihenry, what would be the flux linked with the larger coil when a current of 0.5 ampere flow through the smaller coil? When current in the smaller coil falls to 0, what would be its effect in the larger coil? तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं. A large circular coil of radius कैपिटल R और इसके अंदर है दूसरी सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस है स्मॉल r. ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, बस बड़े वाले के अंदर छोटे वाला है स्मॉल r. A large circular coil of radius and small, if coefficient of mutual inductance of this pair equal to 1 millihenry, तो m की वैल्यू दे दी 1 millihenry, तो ये 1 इंटू 10⁻³ हेनरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया. व्हाट वुड बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द लार्जर कॉइल व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, m इंटू आई के बराबर होती है. तो m भी गिवन है, i भी गिवन है. 1 इंटू 10⁻³ इंटू में 0.5, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर. तो इसका आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर. फर्स्ट ये हो गया. सेकंड ये है व्हेन द करंट इन द स्मॉलर कॉइल फॉल टू 0, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट इन द लार्जर कॉइल. अगर इसमें जो करंट अभी फ्लो करता है 0.5 एम्पियर, वो अगर एकदम से 0 पे फॉल कर जाए, मतलब 0 बन जाए, तो बड़े वाली कॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर अंदर वाली कॉइल में करंट में वेरिएशन होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल बनेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरिएबल बनेगा तो बड़े वाली कॉइल उसका अपोज करेगी और उसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या है, बाई वेरिएशन ऑफ करंट इन द स्मॉलर कॉइल एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लार्जर कॉइल. तो इसका ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is the question number 5. The instantaneous current from an AC source is I is equal to 10 sin 314t. I की वैल्यू दे दी 10 sin 314t. What is the frequency of the source and the virtual value of the current. तो एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना है. तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो गिवन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये होता है. और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई न्यू. तो ये इक्वेशन बन गई. ओमेगा की वैल्यू इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 314 और ये किसके बराबर होगा, 2 पाई न्यू के बराबर होगा. तो 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी. तो 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3.14. जब इस 3.14 से ये 314 को काटोगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्ज. फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व्ड. सेकंड क्या है कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे गिवन है आई नॉट. इसको और इसको कंपेयर करो तो आई नॉट इज इक्वल टू 10. तो आई वी की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई √2. तो ये 10 बाई √2. तो 10 बाई √2 इसको, इसकी वैल्यू शायद 7.07 एम्पेयर आ जाएगी. 7.07 एम्पेयर. दिस इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं एक साल छोड़ के, तो मैंने इसलिए इसको डाल दिया, लेकिन मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू गिवन है 5 sin 100 पाई टी। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या बन गई 100 पाई, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100 पाई। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई गया 50। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है 50 हर्ट्स, तो इंडिया में है भी इतनी, सबकी सेम ही आएगी। और दूसरा इसमें क्या पूछा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। जैसे अभी निकालना है आई नोट बाई √2 करके, यहाँ पे आई नोट की वैल्यू क्या 5, तो 5 बाई √2 कर देंगे, बस वहाँ से वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज given by V is equal to 140 sin 314 t is connected across a pure resistor of 50 ohm. Find the RMS current. तो इसको निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट ए मिनट। हाँ, यहाँ पर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई V की वैल्यू है 140 sin 314 t इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर। R की वैल्यू गिवन है 15 ओम। फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। IV की वैल्यू निकालनी है। तो ये IV की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। E या V इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज, जिसको बोलते हैं EMF साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से E नोट की वैल्यू क्या आ गई 140, तो I नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी E नोट बाई R। तो E नोट है 140 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है, ये 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 का 20। I नोट की वैल्यू आ गई 2.4 एम्पेयर। अब IV की वैल्यू क्या आ जाएगी आई नोट बाई √2, तो 2.4 डिवाइडेड बाई √2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.98 एम्पियर। तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक बार जो जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं। ओके, ए 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है 15.0 माइक्रोफेराड, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। कनेक्टेड टू ए, तो ये बैटरी का EMF, मतलब अगर जब भी ये 220 वोल्ट दिया मिले तो इसको समझ लेना वर्चुअल वैल्यू है। करंट या वोल्टेज जब भी दिया मिलेगा तो वो उसकी वर्चुअल वैल्यू ही होती है या RMS वैल्यू। अगर पीक वैल्यू होगी तो वो खुद बताएगा। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं 1/2 पाई न्यू सी ऐसे करके, क्योंकि ये किसके बराबर होता है 1/ओमेगा सी के, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे 1/2 पाई इंटू में न्यू की जगह हम क्या लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सी की जगह 15 इंटू 10⁻⁻6। तो ये एक्स सी की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 212 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट।
करंट अब आपने IRMS भी निकालना है और पीक वैल्यू ऑफ करंट भी निकालना है, तो यहाँ पे ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले अब हमारे पास XC की वैल्यू आ गई और EV दे रखा है, तो IV कैसे आ जाएगा, EV बाई XC करके। तो IV या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू EV बाई XC। तो EV है 220, XC अभी अभी निकाला है 212। तो यहाँ से IV की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.04 एम्पेयर। और I मैक्सिमम करंट क्या होता है, हमें एक रिलेशनशिप पता है, I0 बाई √2 इज इक्वल टू IV। तो यहाँ से I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 इंटू में IV, तो √2 इंटू में 1.04 एम्पेयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.47 एम्पेयर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। In an RL circuit, potential difference across the inductor is 120 वोल्ट। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज, उसकी वैल्यू 90 वोल्ट है। इफ RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, IV इज गिवन 3 एम्पेयर। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, एक तो इम्पीडेंस निकालना है। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एक फेज एंगल निकालना है। तो इम्पीडेंस का क्या फार्मूला होता है, Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वेयर, ये होता है इम्पीडेंस। यहाँ पे कैपेसिटर तो गिवन है नहीं, तो कैपेसिटर अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह XC की जगह 0 रख देंगे। तो ये बन जाएगा R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर। अब हमारे पास ना तो R गिवन है ना ही XL गिवन है, लेकिन हम R और XL को निकाल तो सकते हैं। उसको हम कैसे निकाल लेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये V इज इक्वल टू क्या होगा, VL का मतलब क्या है, IV इंटू में XL, और VR का मतलब क्या है, IV इंटू में R। तो यहाँ पर अगर XL निकालना है तो XL किसके बराबर हो जाएगा, VL बाई IV के बराबर। और सेम एज इट इज़ R किसके बराबर हो जाएगा, VR बाई IV के बराबर। तो XL और R की ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो R की जगह मैं लिखूंगा अब VR अपॉन IV कंप्लीट का स्क्वायर, प्लस XL की जगह लिखूंगा VL अपॉन IV कंप्लीट का स्क्वायर। दोनों में से नीचे से IV का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके 1 बाई IV, और अंदर बचेगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो 1 बाई IV इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई IV मतलब 1/3 VR का स्क्वायर। तो VR का स्क्वायर, VR है 90 इसका स्क्वायर, और VL 120 इसका स्क्वायर। तो ये 1/3, ये तो बन जाएगा 8100, ये 144 और 2 0। तो ये अंदर बचेगा 0 0 4 1 5, 8 और 4 12, 1 1 2। तो ये 15 150 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 50। तो ये आंसर आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, तो ये तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। दूसरा फेज एंगल, व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट में फेज एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे कैपेसिटर तो है नहीं, तो ये तो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर,
और ये है करंट, और रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होता है और रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होती है वो तो दोनों के बीच में सेम एंगल ही होता है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, VL बाई VR, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये एंगल बन जाएगा फाई, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे अगर ये फाई एंगल निकालना है तो ये रिप्रेजेंट करता है वो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एंड दिस बेस इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स VL बाई VR। तो VL की वैल्यू है 120 और VR की वैल्यू है 90। तो ये 0 से 0 गया, 3 3 9 300 के 12, टेंजेंट इनवर्स 1.33। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो इसको अगर आपको ये इससे आगे नहीं निकालना आता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 53.1 डिग्री। दिस इज वैल्यू ऑफ फाई। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, जस्ट ए मिनट। ओके, we will do only one question today. Okay, next है a 60 volt and 10 watt electric lamp is to be run on 100 volt and 60 hertz main. Calculate the inductance of the choke coil required. If resistance to be used in place of choke coil to achieve the same result, calculate its value. तो पहले हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, a 60 वोल्ट एंड 100 वाट इलेक्ट्रिक लैंप गिवन है। इसका मतलब क्या है कि EV की वैल्यू दे दी और पावर दे दी। तो फर्स्ट इज EV 60 वोल्ट एंड पावर इज 100 वाट, सॉरी 10 वाट। तो EV है 60 वोल्ट एंड पावर इज 10 वाट। नेक्स्ट है इसमें is to be run on 100 volt and 60 hertz main। तो ये 100 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज क्या, ये पावर सप्लाई है, इसके ऊपर ये चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लैंप का डाटा गिवन है वहां से उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप क्या आ जाएगा, EV स्क्वेयर बाई P, EV स्क्वेयर बाई P। ये कैसे आ जाएगा, हीट जनरेशन इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT होता है। तो Q बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वेयर बाई R के, और ये क्या होता है, पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो I स्क्वेयर R, और E इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह E स्क्वेयर बाई R इंटू में R, सॉरी ये E स्क्वेयर बाई R स्क्वेयर बनेगा, तो R से R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, E स्क्वेयर बाई P। और ये वर्चुअल वैल्यू, जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो जो वोल्टेज है वो भी वर्चुअल और जो करंट है वो भी वर्चुअल होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 60 का स्क्वायर बाई P। तो ये 36360 ओम। तो उस इंस्ट्रूमेंट का या लैंप का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया सबसे पहले। अब हम क्या करते हैं आगे, रेजिस्टेंस जब आ जाएगा तो करंट थ्रो लैंप भी निकाल सकते हैं। तो IV की वैल्यू क्या आ जाएगी, EV बाई R, EV बाई R 60 बाई 360 1/6 एम्पेयर। तो IV की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें Z पता होना चाहिए। Z किसके बराबर हो जाएगा, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाई नेट करंट, मतलब EV बाई IV। तो Z या नेट इम्पीडेंस EV बाई IV। EV है 60 और IV है 1/6, तो ये 360 ओम। Z की वैल्यू आ गई। और Z स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे XC मतलब कैपेसिटर के बारे में तो कोई भी डाटा गिवन नहीं है।
तो इसका मतलब कोई कैपेसिटर उसमें नहीं लगा हुआ। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर रूट। तो 360 का स्क्वेयर माइनस रेजिस्टेंस आपने निकाला है, ये सॉरी एक मिनट मैं चेक करता हूँ, ये Z की वैल्यू मैंने गलत निकाल दी, ये 60 बाई EV की वैल्यू है हमारी 100। ओके, EV की वैल्यू है 100। ये वो लेनी है वोल्टेज जो पावर सप्लाई है, ना कि ये इंस्ट्रूमेंट की वोल्टेज लेनी है। पावर सप्लाई तो 100 वोल्ट गिवन है, तो ये आ जाएगा आपका 600। तो ये आ जाएगा 600 माइनस 360 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये एक्सएल की वैल्यू आएगी यहाँ से 480 ओम। तो ये एक्सएल की वैल्यू आ गई 480 ओम। लेट मी चेक इट इज विजिबल। ओके, अब एक्सएल का मतलब क्या होता है, 2 पाई न्यू एल और उसकी वैल्यू आई है 480 ओम। तो यहां से इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480 डिवाइडेड बाई 2 पाई और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है इसमें, 60 हर्ट्ज गिवन है। तो उसकी वैल्यू जब रख देंगे 60 और 2 पाई की वैल्यू, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 1.274 हेनरी। 1.274 हेनरी इतना आ जाएगा इंडक्टेंस जब आप न्यू की जगह 60 रखोगे। नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है, इफ ए रजिस्टर इज टू बी प्लेस्ड टू चोक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट कैलकुलेट इट्स वैल्यू। अगर आप इंडक्टर को बिल्कुल हटा दो और एक रजिस्टर अगर आपने यूज करना है तो आप कितने का करोगे। अभी देखो Z की वैल्यू क्या आई है, 600 ओम आई है। ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस 360 ओम का लगा हुआ है, बाकी कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, फिर बाकी एक और रेजिस्टेंस की कितने की जरूरत पड़ेगी। नेट वैल्यू हमें चाहिए 600 और ऑलरेडी एक 360 का तो लगा हुआ है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 0 0, ये 10 माइनस 6 4 एंड 5 माइनस 3 2। 240 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा अगर हम इंडक्टेंस को हटा देंगे तो। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।